गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का जो टॉपिक है वहाँ पे एक्चुअली मतलब ये आपको प्रूफ करना है कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन आपको ये कैसे प्रूफ करना है, तो सिंपली आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपके पास डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 and 2 आर टू स्टेट्स। ओके, 1 और 2 जो है वो दो स्टेट्स हैं। Then there should be 2-3 paths that can be followed by any person to move from 1 to 2. The path, first path is path P, second is the path Q, and third is the path R. ओके, तीन पाथ है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है P1 से P2 तक। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। So, consider several reversible process such as P, Q, and R from state 1 to state 2 as shown in figure. The work done for each process is represented by an area under each curve by the PV diagram. From the figure, it is clear that work is different in each case path because path depends on the nature of the process. मतलब अगर आप लोग ये पूरे व्यू को देख रहे हैं तो you can easily identify from state 1 to state 2 path Q give the shortest one, then followed by path P, and the longest path traveling is the path R. Okay, so therefore work is a path function। मतलब आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क जो है इट इज अ पाथ फंक्शन। Hence, a system does not process work, but work is a mode of transfer of energy, and this transfer occurs only at the boundaries of the system during a change of state of the system. So work is expressed as, मतलब अब आपको यहाँ पे वर्क कैसे डिनोट करना है, तो ये देखो तीनों को उसने सिंप्लीफाई किया है कि आपका ये पाथ है तो आपका जो वर्क डन या मतलब जो एरिया कवर होगा वो A1 होगा। उसी तरीके से पाथ अगर Q है तो आपका जो एरिया होगा वो ये होगा। इसी तरीके से पाथ R जो है तो आपका एरिया ये कवर। That means work done from 1 to 2 is equal to, it is the integration from 1 to 2 of del W, or say it is a function of P into dV, but which is not equal to W2 minus W। याद रखिएगा W2 minus W1 के वो इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा P into dV, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 P into dV के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। तो जैसे आपने लास्ट टाइम किया था कि जितना ज्यादा एरिया कवर होगा या जितना ज्यादा आप पाथ फॉलो करेंगे उतना ज्यादा हीट का लॉस होगा। तो अल्टीमेटली हीट इज आल्सो कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। कैसे उसने बताया, तो कंसिडर several reversible process such as P, Q, and R from state 1 to state 2. The amount of heat transfer from each process is represented by an area curved by Ts diagram. It is clear that the amount of heat transfer is different in each process or path, and each case is not a function of end state of the process. It is the property of system or state function, and it depends on the path of the system follows from state 1 to state 2. Therefore, we are concluded that heat transfer is a mode of energy and the path function. देखो सेम रूल्स, क्या आपने ये पाथ P फॉलो किया तो पाथ P जो है वो A1 डिस्टेंस मतलब A1 एरिया कवर करता है, पाथ Q जो है वो A2 एरिया कवर करता है और पाथ 3 जो है वो A3 एरिया कवर करता है।
तो अल्टीमेटली जो आपका एरिया कवर कर रहा है उतनी ज्यादा क्वांटिटी में हीट ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे आपको ये वर्ड मतलब इंडिकेट जरूर करना है कि हीट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। सो वी आर से इट इज द पाथ फंक्शन। और यहाँ पे आपको वही कंक्लूड करना है कि Q1 to 2 is not is equal to 1 to 2 of delta Q, which is equal to Q2 minus Q, but it is equal to integration of 1 to 2 into T into dx। T क्या था? torque into dx। ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ वर्क एंड हीट। तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है? तो बोथ हीट एंड वर्क आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। देन बोथ आर अ बाउंड्री फेनोमेना बिकॉज दे आर एनर्जीज व्हिच आर क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्रीज। बोथ आर पाथ फंक्शन एंड inexact differential. Both are associated with the process, not a state. Both are transient quantities। तो आपको पहले पता है कि दोनों हीट का फॉर्म मतलब एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा ट्रांजिएंट होती है। दैट मीन्स वर्क एंड heat both are in the form of energy, and these energy interactions occur when a system undergoes change of state। ये आपको याद है, ठीक है। both heat and work cannot be stored by the system। अब डिसिमिलैरिटी क्या होती है? तो हीट इज अ एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बट वर्क इज अ एनर्जी इंटरेक्शन रीजन अदर देन टेम्परेचर। याद रहेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसे हम हीट बोलते हैं, और टेम्परेचर को छोड़ के जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम वर्क बोलते हैं। इन स्टेबल सिस्टम दे कैन नॉट बी वर्क ट्रांसफर, however there is a no restriction for the transfer of heat। मतलब एक स्टेबल सिस्टम में वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हीट के लिए ऐसे कोई बाउंडेशंस नहीं होते। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी बट वर्क इज अ हाई। अब लो ग्रेड और हाई ग्रेड एक्चुअली डिफाइन किया गया है कि हाउ मच टाइम्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू द यूजफुल एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि हीट को केवल हम मतलब हीट जो है वो थर्मल एनर्जी को शो करता है, और थर्मल एनर्जी केवल मैकेनिकल को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्क ट्रांसफॉर्मेशन जो है मतलब वर्क करके आप उसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी बट वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। चलिए इसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। 5 kg water है, 5 kg water at 10 degree Celsius is to be heated with the help of water heater to 30 degree Celsius। Calculate the amount of heat supplied to the water। Assume the specific heat of water is 4.18 kilojoule per kg Kelvin। If power of electrical heater is 0.6 kilowatt, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर। तो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है हीट गेन का क्या, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। तो आपने mCp डेल्टा टी से फाइंड आउट किया 418 किलो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा जो 10 डिग्री से 30 डिग्री पे पहुंच जाए। तो आपको पता है कि कितना आपका हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम होना चाहिए था। तो आपने यहाँ पे लिखा 418 है, और कितना किलोवाट मतलब कितना पावर रेटेड है तो वो आपने लिखा 0.6। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया कि 11 मिनट 6 सेकेंड में आपका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको कि यहाँ उसने पावर को भी डिफाइन किया। तो पावर इज इक्वल टू क्या हुआ, तो हीट सप्लाई पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना है तो आपको पावर को डिवाइड करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
कि 10 kg metal piece at the temperature of 130 degrees Celsius is dropped into 50 kilogram water at 21 degrees Celsius. The temperature of water is increased by 5 degrees Celsius due to heat flow from metallic piece to water. The specific heat of water is 4.186 kilojoule per kg Kelvin. Calculate the specific heat of the metal piece. तो आपको पहले बता दिया मेटल पीस कितना है, तो 130 डिग्री है, 10 kg है, और मास ऑफ वाटर जो है वो आपके पास 25 डिग्री, और इनिशियली वो कितना था, तो इनिशियली वाटर का टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, तो 21 + 5 दैट मींस 26 डिग्री सेल्सियस। सो Cp आपको पहले से पता है 4.18 किलोजूल पर केजी केल्विन। अब Cp ये वाटर के लिए था, मतलब वाटर के लिए था इसलिए W लिखा गया, मेटल के लिए नहीं दिया हुआ है इसलिए अभी हमारा अननोन है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कहता है कि एक सेकेंड में, ठीक है, तो मतलब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक मेटल रॉड है जिसका टेम्परेचर जो है वो 130 डिग्री सेल्सियस है, और इसे हमने 50 kg वाटर में डाल दिया जिसका टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में वो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। तो और अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको पता है जो 4.186 किलोजूल पर केजी केल्विन है, तो आपको बताना है कि मेटल रॉड का स्पेसिफिक हीट कितना है। तो इसके लिए एक्चुअली आपको एनर्जी बैलेंस का मतलब फॉर्मूला याद रखना है। तो एनर्जी बैलेंस का फॉर्मूला कहता है कि हीट लॉस बाय मेटल पीस इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। अब हीट गेन लॉस बाय मेटल पीस कितना है, तो याद रखिएगा लॉस है इसलिए इसमें माइनस साइन लगा है, तो MM CPM PM2 - TM1 इज इक्वल टू वाटर के साथ क्या हुआ, तो MW CPW TW2 - TW1। अब जैसे आप सारी वैल्यूज रखोगे तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल रॉड कितना है। क्लियर? चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि 2 kg फूड पैकेज फॉल्स डाउन from helicopter at the height of 100 meters from ground. Calculate rise in temperature of food packet when it fall to ground. Assume specific heat of food packet is 0.4 kilojoule per kg Kelvin and all heat gain when it fall on ground. ठीक है, जैसे वो ग्राउंड पे गिरता है तो ही वो हीट गेन करता है। तो आपके पास दिया हुआ है मास दिया हुआ है 2 kg, हाइट दिया हुआ है 100, और डेल्टा टी मतलब टाइम क्या है वो आपको पता नहीं है। तो आपको पहले से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो M × G × H। तो आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ वापस जब आप एनर्जी बैलेंस लगाओगे, मतलब इंक्रीज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन हीट एनर्जी कितना हुआ, तो M × Cp × डेल्टा टी इज इक्वल टू 1962। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको ये पता चल गया कि 2.4525 डिग्री टेम्परेचर उस पैकेट का बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अटेंड करना है, और अब आपका जो टॉपिक आया वो है टेम्परेचर से रिलेटेड, और जहां टेम्परेचर वर्ड डिफाइन करता है वहीं पे फिर बर्थ होता है, मतलब जन्म लेता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस जो है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिफाइन किया गया है। अब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तो अगर कोई सिस्टम है जिसको हम A और B बोलते हैं, और दोनों ही सिस्टम का अगर टेम्परेचर जो है वो अगर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर्स में यहाँ एक और फंडा आता है,
फंडा कैसे आता है कि ये देखो, अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये पता चलेगा कि ये दोनों जो है वो बाद में सिमिलर हो जाएंगे, विच इज कॉल्ड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इससे भी हम इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जन्म होता है। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई एक सिस्टम है जिसे मैं ए नाम देता हूँ और कोई सिस्टम है जिसे मैं बी नाम देता हूँ, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और अगर ये जो सिस्टम ए है वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो सिस्टम बी और सिस्टम सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। स्टेटमेंट क्या है? तो इफ अ सिस्टम ए and system B are thermally equilibrium with each other, and system A and system C are also thermal equilibrium with each other, then system B and system C are also thermal equilibrium with each other. मतलब अगर ये बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है और ये बॉडी का भी टेम्परेचर 30 डिग्री है, मतलब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम हुए। और अगर सिस्टम ए और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के साथ, तो ये कंक्लूड करना मतलब वो है कि सिस्टम बी और सिस्टम सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो आपका थर्मोमीटर है। कैसे? तो थर्मोमीटर का जो ग्लास रहता है, नीचे का जो बल्ब रहता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये आपका ट्यूब है और इसके ही नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो कॉपर मतलब कवर रहता है, ठीक है, हम उसको बल्ब बोलते हैं, BULB। ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये इस मरकरी से थर्मल इक्विलिब्रियम है और मरकरी जो है आपके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम है, मतलब मरकरी जो है वो आपका टेम्परेचर इंडिकेट करेगी। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट क्या है? इफ टू बॉडीज आर each in thermal equilibrium with a body, third body, then they are also in thermal equilibrium with each other। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब ये देखो, जैसे इसने दूसरा एक एग्जांपल से दिया कि अगर एक बॉडी है जो जिसको मैं सिस्टम ए बोल रहा हूँ और दूसरे को सिस्टम बी बोल रहा हूँ और दोनों का अगर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री है, तो ये जो आपका थर्मोमीटर आपने जो यूज किया है वो सी सिस्टम है। मतलब अगर ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी भी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब ए और जो बी है वो भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आता है कंटिन्यू। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यू एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ये एक हमारी हाइपोथेटिकल है कि जब भी अगर मैं एक्चुअल सिस्टम में जाके देखता हूँ तो एक्चुअल सिस्टम में प्रोडक्शन का जो टाइमिंग है वो वैरी होता रहता है। ठीक है, और एज पर द प्रोडक्शन आपका जो मतलब लोड है वो लोडिंग और अनलोडिंग वो भी अलग अलग होता है। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो वी आर नॉट कंसीडर द फ्लक्चुएशन, वी आर फॉलो द कंटिन्यूअस फ्लो डाउन। तो ये जो कंटिन्यूअस फ्लो डाउन है इसी को हम लोग कंटिन्यू का नाम देते हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि इन माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम वी कंसीडर द मैटर एज अ कंटिन्यू रेदर देन कंसीडर फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। मतलब अब इसने माइक्रोस्कोपिक वर्ड में डिफाइन किया है, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि जब मैं एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो डिस्टर्बिंग मैनर में नहीं। तो इसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। And substance is viewed to be continuous and homogeneous matter with no microscopic gap of form. Generally, in engineering field, we consider pressure and temperature of large number of molecules in the system, and the substance in such system considered as continuous, and such continuous substance is called continuous.
क्लियर है? The ideation of valid only when very large number of non-equals present. This is not applicable when number of non-equals in the system are very small, such as system under high vacuum or intermolecular space are large. ठीक है, याद रहेगा? चलिए, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप ऑब्जर्व करिए। पहला है डिफाइन करिए सिस्टम को, सॉरी थर्मोडायनेमिक को। तो थर्मोडायनेमिक क्या होता है? तो इट इज द साइंस दैट डील्स विद हीट, द इंटरेक्शन बिटवीन द हीट एंड द वर्क। ओके, उसके बाद है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपने अच्छे से पढ़ के रखा है। Then various law of thermodynamic and state briefly. तो आपने पढ़ा है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में अच्छे से डिस्कस किया था। आगे भी आप और पढ़ोगे। उसके बाद आया माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बड़े। बड़े फॉर्म में देखोगे तो वो मतलब जो व्यूज हैं उसके बारे में हमने पढ़ के रखा हुआ था। देन सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस ऑल टॉपिक्स in our previous slides. So how does classical thermodynamics differ from statical thermodynamics? तो क्लासिकल और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली उनके प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है। मतलब एक ऐसा पार्ट जहाँ पे केवल माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस किया गया है उसे हम क्लासिकल बोलते हैं, और जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस किया गया है उसको हम स्टैटिकल बोलते हैं। Then the classification is generally इस तरीके से होता है। Distinguish between homogeneous and heterogeneous system हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है। स्केच बनाना है ओपन क्लोज आइसोलेटेड और विद एक्सप्लेन करना है आपको। फिर स्केच बनाना है कंट्रोल वॉल्यूम, तो जहाँ पे आपने मोटर के बारे में पढ़ा था और कंट्रोल सरफेस के बारे में पढ़ा था वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया डिफाइन कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल वॉल्यूम एंड सिस्टम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है आपको लिखना है। ये आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बेसिक डिफरेंस क्या है तो आपको याद होगा ई पहले आता है, डिपेंड करता है मास पे, आई बाद में आता है इसलिए डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या है? तो जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है उससे हम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद आया आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम जो हमने पहले करके रखा हुआ है। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है, क्रिस्टलिक प्रोसेस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस करके रखा हुआ है। दूसरे ये वाला आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद मतलब हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को कवर किए हैं, तो आप एक बार पहले वीडियोस को देखिए और चेक करिए कि हाउ मच यू आर कैपेबल टू अटेन दीज क्वेश्चंस। इसके बाद आता है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो ये आपको अटेंड करना है, ये आपका असाइनमेंट का पार्ट रहेगा। देन आफ्टर आपका एमसीक्यू आते हैं, तो इसे पढ़िए, समझिए और देखिए कि हाउ मच यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस एमसीक्यू फॉर योर फ्यूचर स्कोर। तो इसी के साथ हम चैप्टर 1 को क्लोज करते हैं। आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच।